आज का विषय है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। आज हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अध्याय मार्गदर्शी सिद्धांत एवं सुझाव के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसी पहल है जो स्कूल शिक्षा को किस प्रकार संचालित किया जाए एवं अध्यापक किस प्रकार बच्चों को पढ़ाएं, इसके बारे में हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 का लेखन कार्य हुआ। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर एस पाल थे, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को अंतिम रूप प्रदान किया। संक्षेप में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर यशपाल ने एनसीएफ 2005 को 5 अध्यायों में विभाजित किया, जो निम्न है। प्रथम अध्याय है परिप्रेक्ष्य, द्वितीय अध्याय है सीखना और ज्ञान, तृतीय अध्याय है पाठचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था और आकलन एवं चौथा अध्याय है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण तथा अंतिम अध्याय अर्थात 5वां अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। इन्होंने 5 मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में बताया, जो निम्न है। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, अर्थात हम बच्चों को इस प्रकार का ज्ञान दें कि वह बाहरी दुनिया में जो गतिविधियां चल रही हैं उनके साथ उन्हें जोड़ करके आसानी के साथ सीखें। दूसरा सिद्धांत उन्होंने दिया, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए, अर्थात बच्चों को रटने पे जोर देने वाली विषय वस्तु या पद्धतियों को सर्वथा के लिए हटा दिया जाए। तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, अर्थात जो हमारा सिलेबस है वह किताबों पे आधारित न रह जाए, वह बच्चों पे आधारित हो, अर्थात वो बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करे। चौथा मार्गदर्शी सिद्धांत है, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, अर्थात एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाए। 5वां इन्होंने मार्गदर्शी सिद्धांत दिया, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हों, अर्थात हम अपने पाठ्यक्रम में ऐसे विषय को शामिल करें या ऐसे पाठ को शामिल करें जिससे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चे में आस्था जगे। इन्होंने प्रमुख सुझाव निम्न दिए, जो कई हैं लेकिन संक्षेप में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। पहला सुझाव इन्होंने दिया, शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूल से अमूर्त की ओर का अधिकतम प्रयोग किया जाए, अर्थात शिक्षण सूत्रों के माध्यम से सरल विधि द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाए। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया, सूचनाओं को ज्ञान मानने से बचा जाए, अर्थात जो भी इंफॉर्मेशंस हमें प्राप्त होती हैं यथा किसी सोर्स से, समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया या व्हाट्सएप आदि द्वारा, उसको ज्ञान न माना जाए। ज्ञान को तर्क कसौटी पे कसा जाए, उसके पश्चात ही उसे माना जाए। तीसरा सुझाव उन्होंने दिया, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। उन्होंने ये कहा कि जो विशाल बड़े बड़े पाठ्यक्रम वो मोटी मोटी किताबें हैं वो शिक्षा के लिए सफलता का प्रतीक नहीं है, वो शिक्षा की असफलता का प्रतीक है। चौथा उन्होंने सुझाव दिया, मूल्य को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, अर्थात कोरा भाषण देने से मूल्य स्थापित न किया जाए, बल्कि
मूल्य स्थापना हेतु मूल्यों को अपने आचरण में लाया जाए और उसके पश्चात बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि बच्चे देखने से या आचरण का अनुकरण करके बहुत जल्दी सीखते हैं। पांचवा उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों में धारणा के बदलाव आवश्यक है, अर्थात जो विद्यार्थी बच्चों जो कॉन्सेप्ट है अगर वो पारंपरिक रूढ़वादी या फंडामेंटल किसी कॉन्सेप्ट से ग्रसित है तो उसमें बदलाव लाया जाए। छठा सुझाव उन्होंने दिया कि बच्चों को कम उम्र में ही निपुण बनाने की कोशिश न की जाए। विशेषकर उन्होंने अभिभावकों के बारे में कहा और अभिभावकों को एक सख्त संदेश दिया कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना बहुत गलत बात है। सातवां सुझाव उन्होंने दिया, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए, अर्थात बच्चों में अननेसेसरी दबाव बना करके तनाव न डाला जाए, बच्चों को एक खुशहाल माहौल दिया जाए। और उन्होंने अगला सुझाव दिया, कक्षा में शांति का नियम बार बार ठीक नहीं है, अर्थात बार बार कक्षा पे शांति के नियम आरोपित करना ये ठीक नहीं है। कक्षा को जीवंत बनाया जाए, अर्थात कक्षा में बच्चे भी आपसे बात करें, आप भी बच्चों से बात करो, इंटरेक्ट हो। अगला सुझाव उन्होंने दिया, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। शैक्षिक जो गतिविधियाँ हैं, शैक्षिक गतिविधियाँ जो विद्यालय के अलावा हैं या विद्यालय पाठ्यक्रम के अलावा हैं, उनमें अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, अर्थात शिक्षा के अलावा जो शिक्षा के साथ साथ होने वाली गतिविधियाँ हैं उसमें अभिभावकों का भी बराबर योगदान हो। उन्होंने अगला सुझाव दिया, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें, अर्थात समुदाय को एक रूलिंग अथॉरिटी न मान करके एक जीवंत अथॉरिटी माना जाए और समुदाय को भी विद्यालय के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया जाए। खेल आनंद व सामूहिक भावना के विकास के लिए हों, रिकॉर्ड अथवा पदक जीतने के लिए न हों। उन्होंने अगला सुझाव दिया, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने कहा कि बच्चों की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें जो मातृभाषा है उसका विशेष स्थान होता है, तो हमें बच्चों की मातृभाषा या जो भी उनकी स्थानीय भाषा है उसमें उन्हें अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करें। पुस्तकालय में बच्चों को अपनी पुस्तकें स्वयं चुनने का अवसर दें। वे पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं जो अंतर्क्रिया का मौका देती हैं। उन्होंने यह कहा कि वो पाठ्य पुस्तक जो बच्चों को इंटरेक्ट का मौका दें वो महत्वपूर्ण है, क्यों रटने भी जोर देने वाली किताबें महत्वपूर्ण नहीं है। बच्चों में कल्पना एवं मौलिक लेखन के अवसर प्रदान किए जाएं, अर्थात बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जिससे वो अपनी मौलिक रचनाएं कर सकें, जैसे कविताएं कर सकें या खेलों में कुछ वो सृजनात्मक रूप से कर सकें, पेंटिंग इत्यादि के माध्यम से अगर वो अपनी रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करना चाहें तो उनको भरपूर अवसर प्रदान किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावनाओं को सीमित प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सजा व पुरस्कार जो भावना है बच्चों के अंदर सीमित रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के अनुभव और स्वर को प्राथमिकता देते हुए बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान की जाए, अर्थात पाठ्यक्रम हमारा बाल केंद्रित हो कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम निर्माण किया जाए। शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन सतत करें, अर्थात कंटिन्यूम कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के द्वारा बच्चों का इवैल्यूएशन करें। शिक्षक तब अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि के माध्यम से हमेशा नवीन तथ्यों एवं जानकारियों का संकलन करते हुए बच्चों को पढ़ाएं। वो कहते हैं, अर्थात NCF 2005 सुझाव देता है कि एक अध्यापक को हमेशा नवीन
विचार, नवाचार एवं शोध इत्यादि को पढ़ना चाहिए एवं उसको जानना चाहिए एवं उसके अनुसार आने वाली पीढ़ियों को शिक्षा देना चाहिए। आगे के पाठ में हम और चर्चा करेंगे। वीडियो की सीमित टाइम लिमिट है, इसी कारण हम आगे और चर्चा करेंगे। तो आज हम इसको संक्षेप में करते हैं कि आज हमने राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सिद्धांत, सुझाव एवं पाठ के बारे में चर्चा किया। हम इसे ब्रीफ करते हुए बता दें कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे। इन्होंने पूरे पाठचर्या को 5 भागों में विभाजित किया एवं इन्होंने 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को अपनाया और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव इन्होंने दिया। आज के पाठ तक यही समाप्त करते हैं। आगे कक्षा में फिर चर्चा होगी। धन्यवाद।